तो आज तो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज पे डिबेट है। तो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज पे एक फुल लेंथ क्वेश्चन आएगा 30, वो जो 3 क्वेश्चन आता है फुल लेंथ वो आएगा। तो मेरा क्वेश्चन मैं एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ एक। अच्छा, आप लोग पहले ये बताइए, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? शुड देयर बी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज और नॉट? देयर इज डिबेट गोइंग ऑन दैट वी शुड डिसमेंटल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। इज इट राइट और रॉन्ग? होना चाहिए सर। होना चाहिए ना, क्यों होना चाहिए? So please repeat the India question. is still in transition state. Mean should there should be, whether there should be public sector enterprise or not. Yes sir, because India is still in the transition state. Okay, 1 point. और तो बाकी तो So um, it invites competition. Uh, it uh, it it invite invites competition competition, which is good for the consumers. They get many other choices. or it kills Stage competition. of uh, no, sir. It is promote stage of perfect competition. पर इसका तो there is criticism going on that public sector enterprises enjoy monopoly in the market, and that But is why having losses. so the actual concept is for to promote open competition and perfect competition, but in reality is it's something different. अच्छा देखिए, वो if you see the books and notes of different coaching institute ना, then all these examples will not be there. मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक धेमाजी डिस्ट्रिक्ट है, there is a धेमाजी डिस्ट्रिक्ट इन आसाम। वो सबसे पुअरेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। वहां पे एक ट्रेन चलता है जिसमें 10 डब्बे होते हैं, और 10 डब्बे में 20 लोग ही रहता है। तो वो ट्रेन इतना दूर 400 किलोमीटर ट्रेवल करता है। तो ये क्या कभी पॉसिबल है कि अगर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज ना हो तो वहां पे कभी ट्रेन चले? जैसे 10 डब्बे हैं जिसमें 40 लोग है, 40 लोग में 30 के पास टिकट भी नहीं है, 10 लोगों ने टिकट लिया है, और उसको चलाने में, एक बार ले आने ले जाने में ही गवर्नमेंट का इतना एक्सपेंसेस है, फिर भी वो ट्रेन चल रहा है। तो ये पॉसिबल है कोई भी यूरोपियन कंट्री में? क्योंकि इन यूरोपियन कंट्रीज कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पे चलता है, तो जहाँ पे प्रॉफिट होगा वहीं पे वो लोग चलाएगा। पर इंडिया में तो ये, वो इतना, इंडिया का सबसे पुअरेस्ट डिस्ट्रिक्ट में से एक है वो धेमाजी डिस्ट्रिक्ट। एवरी ईयर वहाँ फ्लड आता है, हर टाइप का प्रॉब्लम है, पर वो ट्रेन को गवर्नमेंट चलाता है। तो इस टाइप का एग्जाम्पल आपको देना है कि अगर वो ना हो तो उनका लाइफ लाइन ही नहीं हो, और वो डिब्रूगढ़ और जितना भी नियर बाई सिटीज है उसको कनेक्ट करता है। तो इंटीरियर प्लेसेस में कभी भी ये ट्रांसपोर्टेशन होगा ही नहीं अगर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज नहीं होगा। दूसरा और एक एग्जांपल है, अरुणाचल प्रदेश में 3 एयरपोर्ट है, और 3 एयरपोर्ट में मतलब उसका किराया भी 800-900 है, और उसमें 5 लोग ही ट्रेवल करते हैं, फिर भी वो प्लेन चलता है, गवर्नमेंट चलाता है। क्योंकि अगर पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज ना होगा तो देयर देयर विल नॉट बी एनी बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। सिर्फ मनी वहीं पे जाएगा जहाँ पे हर चीज डेवलप है, जैसे कर्नाटका, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, यही सब में जाएगा। तो एक तो बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट आपको लिखना है जब भी आप लोग ये लिखेंगे। इफ यू राइट इंट्रोडक्शन ऑफ एनी क्वेश्चन ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, देन यू शुड राइट दैट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज शुड बी देयर बिकॉज ऑफ बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट एक पॉइंट होना है। और दूसरा, आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी देख लीजिए। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में उस दिन भी बताया था कि डीयू, जेएनयू, जितना भी फाइनेंस इंस्टीट्यूट है इंडिया का, सब पब्लिक सेक्टर में ही है। प्राइवेट सेक्टर में वही पढ़ पाता है जो कुछ नहीं कर पाता है। मतलब एमईटी ये सब तो ऐसे ही है, मतलब बस, मतलब वो बस, मतलब वहाँ बस पढ़ाई तो पता नहीं होता है कि नहीं पता नहीं। तो जितना भी, और इंडियन आईआईटी, आईआईएम, जितना भी बेस्ट इंस्टीट्यूट, इंजीनियरिंग में भी, एम्स, मेडिकल में भी, और सारे फील्ड में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ये जितना भी है वो भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में ही है। और दूसरा चीज, जो इंडिया का एक बहुत बड़ा सक्सेस स्टोरीज है, जैसे कि इसरो। इसरो भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज ही है। कोई भी प्राइवेट, आप प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज का हाल देखिए ना, रिलायंस का जो जो काम करता है उसका तो मतलब देर इज फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है उन लोगों के साथ। तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज जो है, अगर हम लोग उसको फंक्शनल ऑटोनॉमी दे दे
और उसको सफिशिएंट अगर हम लोग ये दे तो वो लोग बहुत अच्छे से ये करता है। और वो भी आप लिखना है कि बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट कभी होगा ही नहीं, जो पुअर जगह है वो पुअर ही रह जाएगा, और इंक्लूसिव ग्रोथ भी नहीं होगा। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि जो अ, जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो मार्केट्स के ऊपर में बेस्ड होता है। मार्केट्स के ऊपर के मतलब जो लोग दोस्त हुए बाइंग कैपेसिटी, उनको वो लोग ही, जो लोग मर्सिडीज खरीद सकते हैं, जो खरीद सकते हैं, अगर रिसेशन भी आया तो उस पर कोई इम्पेक्ट नहीं होगा। लेकिन पब्लिक सेक्टर रहता है तो रिसेशन आता है, उस पर भी पब्लिक सेक्टर लोग प्राइस को एकदम इक्वल ये पे ही। और सुनाई नहीं दे रहा है? सुनाई तो देना चाहिए। Yes, sir, audible. तो और जैसे इंडिया में मिड डे मील स्कीम और जितना भी फूड डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, ये सारा एफसीआई करता है। अगर एफसीआई ना हो तो वो भी ना कर पाए। और फार्मर लोग को मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी एफसीआई के थ्रू ही कंडक्ट किया जाता है। तो जो भी वेलफेयर ऑब्जेक्टिव है वो परफॉर्म करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज ना हो तो। और एजुकेशन फील्ड में, सारे फील्ड में, जितना भी इंडिया का फील्ड है वो सब में पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का होना बहुत जरूरी है। तो आप आंसर में इसको डिफेंड करेंगे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा कि इंडिया को आपको डिफाइन करना है, इंडिया को कि रिच कंट्री है कि पुअर, तो आप क्या डिफाइन करेंगे? ये देखिए आंसर में लिखना होगा आपको। मैं अभी सब डिस्कस करूंगा पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। वेदर इंडिया इज अ रिच कंट्री और नॉट, बताइए। ऐसा बोला जाता है ना, इंडिया इज अ गाइडिंग लाइट ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी। The कोई बोल poor नहीं रहा। country, हम्म। poor country. क्यों? lower middle in countries as per World Bank. नहीं तो फिर हम लोग तो ऐसा बोलते हैं कि हम लोग वर्ल्ड को, ये वर्ल्ड का लीडरशिप प्रोवाइड कर रहा है, वर्ल्ड को पता नहीं In क्या क्या terms of प्रोवाइड कर। growth, sir, we can say. पर ऐसे नहीं तो पर कैपिटा इनकम इंडिया का कितना है? I think, sir, 16, नहीं, no, 2500 20, डॉलर, हाँ, $2,500. 2500 डॉलर पर कैपिटा हाँ, इनकम है। 25, yes, sir. तो इंडिया का पर कैपिटा इनकम, इंडिया तो सब सहारन अफ्रीकन का जैसा पर कैपिटा इनकम है। और बांग्लादेश का Population पर ज्यादा है, कैपिटा, sir, इंडिया की. तो पॉपुलेशन ही तो इंडिया का एसेट है। तो आपको अगर डिफाइन किया जाए कि बताओ इंडिया इज ए, ये आपको आंसर में लिखना है, इंडिया इज ए पुअर कंट्री और रिच, तो इंडिया को डिफाइन करना ही मुश्किल है। क्योंकि एक पर कैपिटा इनकम देखेंगे हम लोग तो वो सबसे लोएस्ट इन द वर्ल्ड है। बांग्लादेश भी आगे चला गया और नेपाल हम लोगों से compete कर रहा है। तो और दूसरा साइड आप देखेंगे तो वर्ल्ड का टॉप 100 रिचेस्ट में 20 रिचेस्ट मैन इंडिया का है। फिर ग्रोथ भी इंडिया का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। फिर दूसरा साइड आप देखेंगे तो इंडिया में जितना पुअर है, पूरे वर्ल्ड के पुअर कंबाइंड टुगेदर भी इंडिया में उतना पुअर नहीं है। इंडिया का पुअर जो है मोर देन 20 करोड़, 25 to 30 करोड़, वो सब सहारन अफ्रीकन, पूरा सहारा कंट्री का ही मिला दिया जाए तो उतना पुअर नहीं होगा। और फिर इंडिया का रिच भी देखा जाए, मिडिल क्लास, तो तो इंडिया जो है ना वो बहुत डिफिकल्ट कंट्री है डिफाइन करने, हर सेंस में, एवरी सेंस में। आप हिस्ट्री में भी देखेंगे, हिस्ट्री में भी अगर देखा जाए तो India वो is, sir, बोलेगा। rich in diversity in every field. हाँ, ये यहीं पे हम लोग मतलब अच्छा लिख पाएंगे। हर क्वेश्चन में ऐसे भी शुरू यही से होता है कि इंडिया का डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, ये है। पर इंडिया, आप ये ध्यान रखिएगा, जैसे एक और क्वेश्चन इसी के साथ साथ, हम लोग बोलते हैं कि इंडिया जो है वो ग्लोबल का लीडरशिप, ग्लोबल लीडर बनेगा और इंडिया विल बी ए सुपर पावर। तो ये मतलब अच्छा है कि ऐसा होगा क्या कभी? ऑफ द ये है। चलिए ये डिबेट नहीं करते, ये हम बाद में Sir, करेंगे, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट सब है। मोदी जी ने बोला है अगले साल अगर दोबारा से आएंगे तो फिर थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बना देंगे। थर्ड लार्जेस्ट बनेंगे। हाँ, वो तो बन ही जाएंगे। अब फिफ्थ है तो थर्ड तो बन ही जाएंगे। वो तो कोई ये नहीं है, क्योंकि फर्स्ट यस सेकंड सर, बहुत ज्यादा है। यस सर, एक बार और टर्म के लिए बुलाया जाए तो। अच्छा, नहीं ठीक है, मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि इंडिया को लीडरशिप देना चाहिए, तो इंडिया का वर्ल्ड में ये पॉइंट है, हाँ ये लिखना है आपको एग्जाम में। इंडिया वर्ल्ड में एक ही चीज में डोमिनेट करता है, वो है क्रिकेट।
क्रिकेट का इंडिया का बीसीसीआई का इनकम जो जितने भी क्रिकेट नेशन प्लेइंग कंट्री है वो सबसे ज्यादा है, और आईसीसी को पूरा डोमिनेट इंडिया करता है। इंडिया जो चाहे वो करता है। और जब से इंडिया वर्ल्ड क्रिकेट को डोमिनेट करना शुरू हो गया तो 4 ही कंट्री बच गए। वेस्ट इंडीज डिसइंटीग्रेट हो गया, जिम्बाब्वे क्रिकेट खेलता ही नहीं है, केनिया को पैसा देता ही नहीं है, सिर्फ 4 ही कंट्री रह गया। तो हम लोग एक ही चीज में लीडरशिप मिला हम लोगों को, और हम लोग उसमें भी दूसरे नेशन को ग्रो करने नहीं दिया, डिसमेंटल कर दिया। हम लोग उनको टेस्ट मैच कम खेलने देता है, हर टाइप से हम लोग खराब कर दिया सबको। तो ये क्वेश्चन है 2013 का यूपीएससी मेंस का कंपलसरी पेपर में, कि इंडिया एस्पायर टू बिकम द ग्लोबल लीडर इन इंटरनेशनल अफेयर्स, बट व्हेन इट्स कम टू क्रिकेट वो लोगों ने पूरा सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, तो ये एक पॉइंट, और दोनों साइड आपको लिखना है तो ये एक पॉइंट रखना है। अच्छा चलिए, ये सब बेकार की बातें हैं। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज जो है वो 4 तरीके का होता है। एक है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, एक है पब्लिक कॉर्पोरेशन, कंपनीज और होल्डिंग कंपनी। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग ये होता है जहाँ पे जिसके एम्प्लॉय जो होते हैं वो सिविल सर्वेंट होते हैं, और दे आर फुल्ली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, और इन्वेस्टमेंट कम्स फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये याद रखिए, डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग का मतलब रेलवेज, इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट। उसमें आपको 4 फीचर लिखना है। दे आर कंप्लीटली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और द इन्वेस्टमेंट कम्स फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, और द एम्प्लॉयज आर सिविल सर्वेंट। आप देखिए, इंडियन रेलवे सर्विस है, इंडियन पोस्टल सर्विस है सिविल सर्वेंट्स में, तो एम्प्लॉयज ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स आर सिविल सर्वेंट्स। और वो केक ऑडिट करता है इन सब डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स का। ठीक है, तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जस्ट लाइक द मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट होता है, मिनिस्ट्री का जैसा होता है। एक मिनिस्टर इंचार्ज होगा, उसके एम्प्लॉय सिविल सर्वेंट होंगे, उनका इन्वेस्टमेंट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आएगा, और दे आर फुल्ली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। तो डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग सभी 2 ही सबसे इम्पोर्टेंट आप मान लीजिए, एक तो पोस्ट ऑफिस और दूसरा रेलवेज। पर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स का ये प्रॉब्लम है कि एक्सेसिव पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है उसमें, ब्यूरोक्रेसी भी बहुत ज्यादा है। तो आप कभी रेलवे को प्रॉफिट में देखेगा ही नहीं, रेलवे हमेशा लॉस में ही होगा। प्रॉफिट में होने का उसमें उसमें कुछ है ही नहीं प्रॉफिट में होने लायक, क्योंकि रेलवे का जो फेयर होता है वो वर्ल्ड का सबसे सब्सिडाइज्ड फेयर इन द वर्ल्ड है। यूएस में यूएस में मैं तो ऑडिट करता हूँ, मैं जानता हूँ रेलवे का। यूएस में जो एयर फेयर होता है वो उसका प्राइस कम है रेलवे का फेयर से, क्योंकि रेलवे को ऑपरेट करने में बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है रेलवे। लेकिन इंडिया का जो रेल टिकट है, मोस्ट सब्सिडाइज और चीपेस्ट रेल टिकट इन द वर्ल्ड। तो ये कभी प्रॉफिट मेकिंग के लिए ये बनाया ही नहीं गया है। 13 लाख एम्प्लॉय है रेलवे में, उन लोगों को कुछ नहीं करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का फीचर्स यही है। दे आर फुल्ली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, employees comes from civil services, and their investment comes from consolidated fund of India, and उन लोगों का ऑडिट और विजिलेंस कमीशन में आता है, एंड दे आर ए मिनिस्टर विल बी इन चार्ज ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। जैसे रेलवे मिनिस्ट्री होता है, मिनिस्ट्री ऑफ पोस्ट में भी उसमें आता है, डीओपीटी के अंदर में। डीओपीटी में आता है, किस में आता है पता नहीं। तो इसमें ये है कि एक्सेसिव इंटरफेरेंस है पॉलिटिशियन का और ब्यूरोक्रेसी का। इसकी वजह से हम लोग पब्लिक कॉर्पोरेशन, इसकी वजह से हम लोग डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग्स के फेलर की वजह से, बिकॉज दे आर नॉट मेकिंग एनी प्रॉफिट, हम लोग एक कॉन्सेप्ट बनाया पब्लिक कॉर्पोरेशन का। पब्लिक कॉर्पोरेशन का है, दे आर स्टैट्यूटरी बॉडीज, दे हैव बीन सेटअप बाय द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। जो पब्लिक कॉर्पोरेशन होता है उसको सेटअप किया जाता है एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट में, जैसे कि आरबीआई, एसबीआई। और उसका उसका ये है कि एम्प्लॉयज आर नॉट सिविल सर्वेंट। आप देखिए, आरबीआई का अलग अपॉइंटमेंट होता है, एसबीआई का अलग अपॉइंटमेंट होता है, तो ये लोग सिविल सर्वेंट नहीं होता है। और है, ये पब्लिक कॉर्पोरेशन का यही है, बट इन रियलिटी दे ऑल्सो, इसमें भी बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस है। तो फिर हम लोग दूसरा ये बनाए। अच्छा बाय द वे, ये
अगर आपको बोला जाए पब्लिक लिमिटेड कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इसमें क्या डिफरेंस है? ये सब सिंपल चीज है, कभी आएगा नहीं कोई एग्जाम में, पर पता होना है। पब्लिक लिमिटेड, पब्लिक कंपनी क्या होता है, प्राइवेट कंपनी क्या होता है? जैसे रिलायंस इज ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी, इसका क्या मतलब है? पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ये आपको पता होना चाहिए। सर कोई ज्यादातर क्या? पब्लिक पब्लिक लिमिटेड कंपनी में ज्यादातर शेयर पब्लिक के पास होते हैं सर। और जो और प्राइवेट प्राइवेट में? होगी उसमें जैसे कि कोई बिजनेस हाउस हो, वो ज्यादा से हम्म। ज्यादा ओन करेगा उसके शेयर। हाँ, ये भी सही है। और कोई बताएगा? आपने ठीक बोला। पब्लिक लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी का मतलब होता है कि जो शेयर, जैसे इन्होंने कहा कि ज्यादातर पब्लिक के पास होता है, वो लोग बाहर के लोग उसमें स्पेंड कर पाएंगे। जैसे वो लोग फ्लोट कर देता है प्रोस्पेक्टस, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग फ्लोट कर देता है और लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं शेयर के थ्रू। और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ये होता है कि कुछ लोग मिलके बनाते हैं और वो लोग पब्लिक के पास नहीं जाता है अपना फाइनेंसेस के लिए। और लिमिटेड का मतलब, पब्लिक लिमिटेड, लिमिटेड का मतलब होता है लाइबिलिटीज आर लिमिटेड। इसका मतलब यह है कि विजय माल्या अगर 10% किंग फिशर में शेयर है उसका, तो जब किंग फिशर डूबेगा तो गवर्नमेंट उससे सिर्फ 10% ही लेगा। अगर किंग फिशर मान लीजिए 100 रुपीज का है और 10 रुपए विजय विजय माल्या ने उसमें लगाया था, अगर पूरा डूब गया तो वो जो विजय माल्या जो है वो सिर्फ 10 रुपीज के लिए ही रेस्पॉन्सिबल होगा। उसका हम लोग प्रॉपर्टी सिर्फ 10 रुपीज के लिए ही करेंगे, क्योंकि देयर लाइबिलिटीज आर लिमिटेड। ये नहीं कि उसका हम लोग सारा प्रॉपर्टी सेल कर देंगे। विजय माल्या का सन तो यही रहता है, पर उनका भी प्रॉपर्टी हम लोग नहीं ले पाएंगे, क्योंकि लिमिटेड होता है, लाइबिलिटीज आर लिमिटेड। जितना उसका लिमिटेड है वो उसके लिए ही रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है। तो एक तो मैंने बताया कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, दूसरा जो है वो कॉरपोरेशंस, और तीसरा जो है कंपनीज है। जैसे कॉरपोरेशन जो है वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनता है, कंपनीज जो है वो एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से बनता है। उसके लिए पार्लियामेंट में जाने का जरूरत नहीं है। और कॉरपोरेशन का जितना भी पावर्स एंड फंक्शंस आर डिफाइंड बाय पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर। बट कंपनीज का जो होता है एग्जीक्यूटिव डिफाइन करता है, उनको लेजिस्लेचर से ज्यादा मतलब नहीं होता है। रेस्पॉन्सिबिलिटी, पावर्स एंड फंक्शंस आर डिफाइंड बाय द एग्जीक्यूटिव। और उसका भी उन लोगों का भी एम्प्लॉय जो है वो सिविल सर्वेंट नहीं होते हैं। और दे आर नॉट सब्जेक्टेड टू द ट्रेडिशनल ऑडिटिंग प्रोसीजर ऑफ केग। तो कंपनीज यही है। कंपनीज में कौन कौन सा आएगा? और एक ये होता है कि होल्डिंग कंपनी होता है, कंपनी ही है। कंपनी का दूसरा फॉर्म है होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी का मतलब होता है एक टाइप का एक्टिविटीज परफॉर्म में एक ही कंपनी होना चाहिए। जैसे अगर स्टील का बिजनेस हो तो उसमें सेल एक ही कंपनी होगा। अगर गैस का बिजनेस हो तो ओएनजीसी एक ही कंपनी होगा। तो होल्डिंग कंपनी का मतलब होता है एक सेक्टर को एक ही कंपनी डोमिनेट करना चाहिए, और उसका साइज बहुत बड़ा होना चाहिए, और उसके उसके क्योंकि वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा उठा सके। तो होल्डिंग कंपनी का कॉन्सेप्ट ऐसे आया कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा उठाने के लिए हम लोग एक सेक्टर में एक ही कंपनी रखना चाहिए, ताकि वो इतना लार्ज हो जाए कि उसको क्रेडिट भी बहुत इजीली मिल जाए, उसको ऑपरेटिंग में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, उसके पास एम्प्लॉयज भी सफिशिएंट हो, और दूसरा ज्यादा उस एरिया में इतना कंपटीशन भी ना हो। तो इसी बेसिस पे हम लोग होल्डिंग कंपनी लाया। और जैसे कि सेल स्टील के जगह पे आएगा, ओएनजीसी गैस के लिए आएगा, आईओसी ऑयल के लिए आएगा। तो होल्डिंग कंपनी एक सेक्टर में एक ही कंपनी चाहिए, उसका कॉन्सेप्ट यही है। तो चार टाइप का ही पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज होता है। एक डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, दूसरा कॉरपोरेशन, तीसरा कंपनीज, और चौथा होल्डिंग कंपनी। पर होल्डिंग कंपनी भी कंपनी का ही पार्ट है, पर कंपनी का एक दूसरा टाइप से बनाया गया है। तो होल्डिंग कंपनी का क्या क्या बेनिफिट है मैंने दे दिया है। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, when और दे कैन गेट क्रेडिट एट ए वेरी चीपर रेट। और ऑर्गेनाइजेशन बिग होगा तो वो फेल नहीं होगा, टू बिग टू फेल वाला कॉन्सेप्ट है। और दे कैन ऑल्सो कम्पीट वेल इन इंटरनेशनल मार्केट। ओएनजीसी आप देखिए, वर्ल्ड में हर जगह उसका इन्वेस्टमेंट है, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह ओएनजीसी का इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, अभी तक मैं जितना पढ़ाया ये कोई नहीं आएगा एग्जाम में।
ये सब बेकार चीज है, पर ये ऐसे बता दिया मैं। अच्छा, अब मेन डिबेट ये आएगा, व्हाई पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस फेल्ड इन इंडिया। ये आएगा, व्हाई पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस फेल्ड इन इंडिया। अब बताइए आप लोग, अभी तक जो पढ़ा है ये एकेडमिक डिस्कशन है, कुछ नहीं आएगा। व्हाई So पब्लिक because सेक्टर, they were not focused on making profit, and most of the time there was corruption at the top level. हाँ, So एक करप्शन तो आपका ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दे वर नॉट फोकस्ड ऑन प्रॉफिट, ये भी आप बोल सकते हैं। और Autonomy issues, sir. हाँ, ऑटोनॉमी नहीं है, ये भी बोल सकता है। sir, और जो वो लोग Political decision ले रहे involvement. they do not have the caliber. The persons who are there, they are not selected on the caliber other, but there is गुड गुड, more of, हाँ वेरी गुड। वो नॉट ऑन द पॉलिटिकल लीनियज yes, से, और जिनका ये होता है ये पॉलिटिकल सर्कल में, ब्यूरोक्रेसीज में जिनका पहचान होता है, उनको ही अपॉइंटमेंट होता है। जैसे कि अभी आप देखिएगा, बहुत सारे स्पोक्स पर्सन है बीजेपी का, वो लोग सब पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का डायरेक्टर है। तो ये वो कांग्रेस के समय में भी ऐसे ही होता था, उनका जो जो स्पोक्स पर्सन होता था वो सारा लोग डायरेक्टर होता था। उन लोगों को कुछ पता नहीं एबीसीडी का, हाउ टू मैनेज द कंपनी, बट दे आर द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। सो अपॉइंटमेंट में करप्शन है, अपॉइंटमेंट नॉट स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। एक पॉइंट, आप पॉइंट वाइज आंसर लिखेंगे, अपॉइंटमेंट इज नॉट स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, एक पॉइंट। और दूसरा आपने करप्शन बोला है, और क्या बोला था आपने, एक, Autonomy, sir. हाँ ऑटोनॉमी नहीं है, और मोस्ट इंपोर्टेंट अभी तक नहीं बोला किसी ने, Bureaucratization, sir. वो भी उसी में आ जाएगा, Excessive. वो भी उसी में आ जाएगा। Okay. जैसे जैसे आपने बोला है ना कि प्रॉफिट मोटिव नहीं था, तो उसको ऐसे लिखना है वेलफेयर मोटिव है उसका। मोस्टली देयर फंक्शनिंग, देयर मेन ऑब्जेक्टिव इज वेलफेयर ऑफ पब्लिक, नॉट सर प्रॉफिट। आउटडेटेड प्लांट्स वगैरह एंड मशीनरी और सरप्लस मैन पावर, एक्सेस मैन पावर पे काम कर ये रहे तो हैं, पॉइंट तो ये efficiency. पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सेस मैन पावर सबसे ज्यादा है। मैं सीएजी में वर्क करता हूँ, मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पे 200 एम्प्लॉय है। 200 एम्प्लॉय से सिर्फ 10 ही काम कर रहा है, 100 छुट्टी पे है, 50 लोग स्वेटर बनाता है, जितना भी लेडीज लोग है, और बाकी लोग मतलब नोवेल वोवेल पढ़ेगा, और वो चाय का थैला लेके आएगा और दिन भर चाय पिएगा, कोई काम ही नहीं करता है। मैं इतना सारा ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, पोस्टल डिपार्टमेंट में, स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट में, सीएजी में, कोई काम ही नहीं करता है। और 210 आदमी का काम है, और 200 एम्प्लॉयमेंट है, 200 लोग एम्प्लॉइज है, और उसमें से आधा लोग ग्रेजुएट नहीं है, कैसे जॉब मिला है पता नहीं। मतलब एक कॉमेडी का सेंटर है, मतलब पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। तो एक्सेस स्टाफ बहुत सही है। और सर ओल्ड टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो, ओल्ड मशीनरी वगैरह, आउटडेटेड, आउटडेटेड यस सर, टेक्नोलॉजी, ठीक है। और यस, देखिए आप लोग sluggish याद हो type जाएंगे। policies, हम्म। पॉलिसीज वगैरह भी सर पुराने उस पे ही चल रही हैं। और एक एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो लिख लीजिए, ज्योग्राफिकल डिसएडवांटेज इन द नेम ऑफ बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। ये सारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज वहां पे स्टैब्लिश किया गया जहां पे कुछ है ही नहीं रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल दूर से लाया जाता है, एंटरप्राइज कहीं और पे है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। जैसे कि रेलवे में ऐसा होता है, रेलवे में जनरल मैनेजर होता है, तो वो 4-5 स्टेट का वहां पे चलता है, और उसमें 4-5 डिवीजन होता है। तो वो सब डिवीजन ऐसा जगह पे होता है जिसको गूगल भी नहीं ढूंढ पाता है, तो लोग कैसे ढूंढेगा। तो ज्योग्राफिकल डिसएडवांटेज जो है वो एक बहुत बड़ा ये लोग का फेलियर का मेन कारण है, कि इन द नेम ऑफ बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट हम लोगों ने वहां पे स्टेब्लिश किया जहां पे रॉ मटेरियल्स का अवेलेबिलिटी नहीं है। और ये यस लोग जो, और कुछ बताइए। सर, जो यूटिलाइजेशन है वो भी, जो कैपेसिटी है उससे कम, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी चल रही है, रिसोर्स हाँ। क्रंच तो है ही, और लीडिंग टू लो प्रोडक्टिविटी आल्सो। हम्म। सही है, आप लोगों ने हाई कॉस्ट इनपुट तो है बट लीडिंग टू लो प्रोडक्टिविटी, तो अल्टीमेटली इट इज लॉस मेकिंग बिजनेस। और एक पॉइंट ये है, इनका कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ये लोग परफॉर्म करो चाहे मत करो। जैसे सीएजी है, मान लीजिए सीएजी एक ऑर्गेनाइजेशन है ऑडिट का इंडिया का, उसका कोई प्रोडक्टिविटी ही नहीं है, क्योंकि कोई अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है। हम लोग कुछ भी लिख के आ जाते हैं, और कुछ भी नहीं भी लिखते हैं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। एक बार आप गवर्नमेंट जॉब में घुस गए,
तो आपको बस रिटायरमेंट का ही सोचना है, मतलब कुछ करना वरना नहीं है, अगर थोड़ा सा स्किल है। और मुझे लगता है इसलिए भी बहुत ज्यादा क्रेज है गवर्नमेंट जॉब का, कि कुछ काम ही नहीं है। ठीक है, तो अकाउंटेबिलिटी, नो अकाउंटेबिलिटी, वेदर यू आर परफॉर्मिंग और नॉट, आपका कुछ नहीं होगा। जैसे आईएएस ऑफिसर लोग हैं, वो लोग का जो परफॉर्मेंस जब चेक होता है, वो लोग परफॉर्मेंस खुद का खुद ही लिखता है। तो जब खुद का खुद ही लिखेगा, तो हम अपने से अच्छा तो मैं किसी को नहीं मानूंगा ना, मैं तो बोलूंगा कि मैं ही सबसे अच्छा है, और हो सकता है फ्यूचर में भी मेरे से अच्छा कोई ना नहीं आएगा, और ना आया है पास्ट में भी। तो ये सब भी प्रॉब्लम है, अकाउंटेबिलिटी कुछ नहीं है, परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम बहुत फॉल्टी है, ये सब है। पर फिर भी होना है, कोई चीज को ना डिसमेंटल का आंसर में आप नहीं लिखेंगे, ये होना है, और ऐसे भी होना है। मैंने आपको एग्जांपल दिया, नहीं तो फिर हो नहीं पाएगा। सर ठीक है, तो थियोरेटिकली अगर देखें तो फिर इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ क्लासिकल अप्रोच, अथॉरिटेरियन कैरेक्टर, ये सब चीजें, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिसी, सेंट्रलाइज अथॉरिटी, सारे वो वाले फीचर्स पे काम चल रहा है अभी भी। राइट है, वो आप लोगों को कोचिंग में सिखाया होगा ना कि इससे उसको कनेक्ट करना है। ठीक यस है, सर। ये भी अच्छा ही है, मतलब मैं नहीं करता हूँ पर क्योंकि इसी पे इतना लिखना है, तो पर आपका पॉइंट राइट है, वैलिड है, पॉइंट्स टेकन। तो ये जो डिस्कस किया ना, व्हाई दे फेल, ज्योग्राफिकल डिसएडवांटेज, नो अकाउंटेबिलिटी, हाई कॉस्ट ऑफ क्रेडिट, और एक और प्रॉब्लम है ट्रेड यूनियनिज्म। जो ट्रेड यूनियन लोग होता है, तो मान लीजिए 200 वाला ऑर्गेनाइजेशन है, तो यूनियन में 10 लोग होगा, तो वो 10 लोग तो पेन और कॉपी छुएगा ही नहीं, वो तो काम ही नहीं करेगा लाइफ टाइम। यूनियन बनता ही इसलिए है कि काम ना किया जाए। तो यूनियनिज्म भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का, और उनका फेलियर का, और उनका लॉस मेकिंग का। ठीक है, वेलफेयर ऑब्जेक्टिव्स भी आप लिख देना है। मोनोपोली भी, मोनोपोली पहले था, अभी किस चीज में मोनोपोली है? मोनोपोली मोस्टली नाउ इन ऑल द सेक्टर, ऑल द प्राइवेट कंपनीज आर आल्सो वर्किंग, देयर इज मोनोपोली इन ओनली 3 फील्ड आई थिंक। एनर्जी सेक्टर, हम्म एनर्जी में कहाँ, एनर्जी तो सारा एनर्जी सेक्टर, रिलायंस, ऑयल, ऑयल, रिलायंस और अदानी ले गया, वो तुम्हें कहाँ से मोनोपोली आएगा? ऑयल सेक्टर सर। नहीं नहीं, गवर्नमेंट का ऑयल भी तो रिलायंस और अदानी के पास बहुत जगह है, बहुत ज्यादा है। सर रेलवे और एटॉमिक एनर्जी। हाँ, रेलवे और एटॉमिक एनर्जी, राइट। बट रेलवे में भी प्रॉब्लम यह है कि अभी प्राइवेट सेक्टर उसमें ऑपरेट करना शुरू हो गया है। कंप्लीट मोनोपोली रेलवे में भी नहीं है, ओनली एटॉमिक एनर्जी लास्ट बचा है, बाकी किसी में नहीं है, एनीवन कैन कम्पीट। ठीक है, तो ये जो हम लोग डिस्कस किया, व्हाई पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस फेल, ये एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। मोस्टली आप लोगों ने पॉइंट बताया। अच्छा, अभी तक जो इंडिपेंडेंस के बाद जो रिफॉर्म्स हुआ है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में, वो क्या क्या है रिफॉर्म्स? जैसे अभी आपने कहा कि मोनोपोली इन ओनली 2 सेक्टर, रेलवेज एंड एटॉमिक एनर्जी, वो भी एक रिफॉर्म है। बाकी मोनोपोली मोस्ट ऑफ द सेक्टर, फर्टिलाइजर में पहले मोनोपोली था, वो भी हटा दिया। तो धीरे धीरे करके हम लोग मोनोपोली ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस एंडेड, ये भी एक रिफॉर्म है, एंड मोस्टली इट स्टार्टेड आफ्टर 1991। और दूसरा रिफॉर्म ये है, जैसे आपने बोला था अभी कि एक्सेस स्टाफ है। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट में स्टाफ कितना है अभी? सेंट्रल गवर्नमेंट में 35 लाख स्टाफ है। अराउंड 40 लाख। हाँ, मतलब 35 लाख स्टाफ है, और 50 लाख से थोड़ा सा ज्यादा पेंशनर है। और 35 लाख स्टाफ में 13 लाख स्टाफ रेलवेज का है, और 13 लाख से थोड़ा सा कम 12.5 लाख जो है वो आर्मी है। तो आउट ऑफ 35 लाख, ऑलमोस्ट 26 लाख आर्मी और रेलवे, और रेस्ट जो है वो डिफरेंट फील्ड में है। आर्मी एंड रेलवे मेजोरिटी स्टाफ है इंडिया का, जो 35 लाख है। ठीक है, ये भी आपको पता होना है। तो एक्सेस स्टाफ को एंड करने के लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम लाया था, जिसका नाम है गोल्डन हैंडशेक स्कीम। गोल्डन हैंडशेक स्कीम में ये था कि वॉलेंट्री रिटायरमेंट हम लोग दिया जाए, और उनको कुछ इंसेंटिव दे दिया जाए, तो इससे बहुत ड्रास्टिकली द नंबर ऑफ पब्लिक ये स्टाफ रिड्यूस्ड आफ्टर दिस स्कीम, दिस गोल्डन हैंडशेक स्कीम। तो ये भी एक ये है, ऑलमोस्ट 20 लाख लोग वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले लिया था। तो एक एक रिफॉर्म ये है। दूसरा रिफॉर्म ये है कि जितना भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, उसको हम लोग कैटेगराइज कर दिया है महारत्ना में,
और नवरत्ना मिनी रत्ना में, और उसको अलग अलग कैटेगरी है, उसका कैसे क्लासिफिकेशन होता है आप लोग पढ़ लीजिएगा, पर ये आएगा नहीं, ऐसे ही मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए पढ़ लीजिएगा। उनको मेंस में ये सब मतलब नहीं है कि व्हाट आर द उसका क्या है फीचर्स, क्या डिफाइन होता है, कोई मतलब नहीं है, बस पता होना है व्हाई दे हैव फेल्ड, व्हाट आर द रिफॉर्म इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट सिंस इंडिपेंडेंस, एंड व्हाट शुड बी डन टू मेक देम एंटरप्राइजिंग। ठीक है। और एक रिफॉर्म है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। कोई बताएगा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है? ये आप लोगों का लिंकिंग में काम आएगा, पेपर 1 को पेपर 2 से जो लिंक करना होता है उसमें काम आएगा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में। यस सर। सर इसमें पीएसयू के साथ एग्रीमेंट कर लेती है सर गवर्नमेंट, और गुड। उसमें डिटेल्स डिफाइन कर देते हैं, जैसे कि एनपीएम मॉडल पे ये है, गुड। और जो यूके में एजेंसिफिकेशन मॉडल है। बहुत बहुत सही। वही है कि हम लोग जो टर्म्स एंड कंडीशन डिफाइन कर देता है और अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर देता है, उनको हम लोग बोलता है कि हम लोग इतना फाइनेंस प्रोवाइड करेंगे और तुमको इतना ज्यादा इतना प्रोडक्टिविटी देना है, और अगर तुम इसको टर्न अराउंड नहीं कर पाया तो हम लोग इसको डिसॉल्व कर देंगे। तो सारा टर्म्स एंड कंडीशन डिफाइन कर देता है। तो ये ही न्यू टेलरिज्म है। टेलर का जो कंसेप्ट है कि टेलर का तो ऐसा है ना कि इफ एनी एम्प्लॉइज इज इनएफिशिएंट देन गिव देम ट्रेनिंग, अगर आफ्टर ट्रेनिंग ऑल्सो उसका एफिशिएंसी नहीं बढ़ता है तो रिमूव देम फ्रॉम द सर्विस। तो सेम टेलर का कॉन्सेप्ट इसमें लगाया गया पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को रिफॉर्म करने के लिए। उसका नाम है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आप लोग लिंक कर सकता है इसमें। इससे भी बहुत सारा चेंजेस आया। और एक रिफॉर्म ये है कि जितना भी लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है उसको हम लोग वाइंड अप कर देना है। ये बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल फाइनेंस एंड रिकंस्ट्रक्शन को दे देना है, और वो लोग जो है सिक इंडस्ट्रीज कंपनी से अंदर में उसको डिसॉल्व कर देगा। ये मैंने नोट्स में दे दिया है, 5th पॉइंट है कि ये भी एक रिफॉर्म है कि अगर despite all the efforts, if the public sector enterprises are running in losses, then it should be dissolved under this act। उसमें लिख दिया है मैंने। ये भी है। और डिसइन्वेस्टमेंट एक ये है रिफॉर्म है। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? इस पे क्वेश्चन जीएस पे भी आएगा, इसलिए मैं पूछ ले रहा हूँ। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? और प्राइवेटाइजेशन क्या होता है? व्हाट So इज normally डिसइन्वेस्टमेंट? in PSU, more than 50% of shares are there with the government. But ओके when they sell more than 51% of their shares, it is privatization or what we know as ओके, disinvestment. स्ट्रेटेजिक सेल, राइट। एंड व्हाट इज डिसइन्वेस्टमेंट? Means strategic sale or privatization means the ownership is diluted and it is given completely to the private sector. Or disinvestment? Sir, disinvestment is when government decides to include the private players. They start to sell their shares in more percentage. हाँ वो भी है, पर वही है जैसे डिसइन्वेस्ट प्रॉब्लम ये हो रहा था प्राइवेटाइजेशन में कि मान लीजिए 1 लाख करोड़ का कंपनी है और उसको हम लोग ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ में हम लोग सेल कर दे रहा था। तो बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ कि ये प्राइवेटाइजेशन में बहुत ज्यादा करप्शन हो रहा है। जो मिनिस्टर इंचार्ज है वो हाफ पैसा ले रहा है और उसको बहुत लो रेट में वो लोग डिस्पोज ऑफ कर दे रहा है कंपनी को। तो इसको ये आउटकम करने के लिए, इसको ये करने के लिए हम लोग डिसइन्वेस्टमेंट लाया। हम लोग परसेंटेज ऑफ शेयर ही बेचेंगे। जैसे हमारा होल्डिंग जो है मान लीजिए 70% है, तो हम 10% ही बेचेंगे, और 10% बेचेंगे उसको प्राइवेट सेक्टर को बेचेंगे, ताकि उसका जो टेक्निकल नो हाउ है, उसका जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है, उसको हम लोग ला पाए, और कुछ गवर्नमेंट के लिए रिसोर्स भी जनरेट हो, और उस रिसोर्स से हम लोग डेवलपमेंट एक्टिविटीज किया जाए। तो डिसइन्वेस्टमेंट का आइडियाज ये है कि ऑफलोड करना शेयर को पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का, और जो भी उसका मनी मिला है उससे हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर में स्पेंड कर देना है। लेकिन होता क्या है, हो ये रहा है कि जितना भी प्राइवेट ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का जितना भी हम लोग डिसइन्वेस्ट करके मनी 1 लाख करोड़ या 1.5 लाख करोड़ मिल रहा है, उसको हम लोग फिस्कल डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए लगा दे रहे हैं। तो फिस्कल डेफिसिट तो मोस्टली जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, वो डेवलपमेंट के लिए ज्यादातर, तो मतलब डेवलपमेंट के लिए है, पर
वो रियल डेवलपमेंट के लिए तो नहीं हो रहा है। हम लोग को आइडिया ये है डिसइन्वेस्टमेंट का कि कंप्लीट जो मनी मिले उसको हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर में लगाना है, पर हो नहीं रहा है क्योंकि फिस्कल डेफिसिट में दोनों है ना, रेवेन्यू और कैपिटल दोनों। इसका मतलब गवर्नमेंट अपना फंक्शनिंग को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, और हम लोग डिसइन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट का जो प्रॉपर्टी है उसको बेच के पैसा को भी हम लोग वही लगा दे रहे हैं। तो इसको जब आपको आंसर लिखना होगा जीएस में, तो आप यही लिखेंगे कि द प्रोसीड्स ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट शुड गो टू द टू फाइनेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर ओनली। ठीक है, इसीलिए मैंने इसको डिस्कस कर दिया कि डिसइन्वेस्टमेंट जो है वो कुछ परसेंटेज ऑफ शेयर को बेचना, ओनरशिप को ट्रांसफर नहीं करना, और जो भी प्रोसीड्स आए उसको डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में लगाना, मोस्टली कैपिटल एक्सपेंडिचर में लगाना। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट मैंने 2-3 दे दिया है, 4-5 दे दिया है, वो देख लीजिएगा। और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का मैंने जो नोट्स दिया है उसके अलावा कोई कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है, वही पॉइंट जाके लिख देना है। इसमें कोई चेंजेस नहीं है, बस कुछ नया डेटा अगर कलेक्ट करना चाहे तो करे। बहुत सारे लोग जो डेटा के पीछे भागते हैं ना, तो वो मतलब वो डेटा का जैसा ही नंबर आता है। मतलब फिर एक मेरा दोस्त है, वो इतना डेटा पढ़ के गया था तो उसका दोनों मिला के भी 200 नहीं आया, क्योंकि डेटा ही लिखने लगेगा ना। तो पॉइंट लिखना है आपको। और एक और चीज, जब आप कोई चीज को डिफाइन करें, मैं बहुत लोगों का आंसर चेक करता हूं, तो कोई चीज को डिफाइन करें तो पब्लिक, जैसे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को डिफाइन करना है, तो वो लोग डिफाइन करेंगे अकॉर्डिंग टू मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस पब्लिक सेक्टर, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज दिस 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 दिस। ऐसा नहीं होना है, सिंपल लैंग्वेज में पब्लिक सेक्टर कोई भी चीज को डिफाइन करना है। जैसे अगर हम लोग इसको डिफाइन करना है तो मैंने आपको इसमें दिया है, रुकिए मैं दिखाता हूँ। देखिए 4 लाइन का डेफिनेशन है, इंट्रोडक्शन यही है। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज आर इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन which are owned by the government and which are involved in the production and goods and services with the objective of maximizing profit and welfare। ये 4 लाइन ही लिखना है आपको कि ये एक इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको फुल्ली गवर्नमेंट ओन करता है, जो प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विसेज में इन्वॉल्व होता है, और उसका ऑब्जेक्टिव वेलफेयर और मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट होता है। बस ये 4 पॉइंट ही लिखना है, ना कि दिस राइटर सेड दिस और दिस कॉन्फ्रेंस सेड दिस, ऐसा नहीं। ये जो 4 लाइन है ये आपका इंट्रोडक्शन रहेगा, एंड फीचर्स और ये वो रहेंगे जो मैंने दिया है। और तो अभी जो है हम लोगों ने तो ये डिस्कस कर ही लिया। तो जैसे सेम प्रॉब्लम फेस्ड बाय पीएससीज मैंने फिर लिखा है, डुअल इंटरफेरेंस इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, वन बाय द ब्यूरोक्रेसी, अदर बाय द मिनिस्टर्स, लेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन अपॉइंटमेंट हम लोग डिस्कस कर चुके। लेबर रिफॉर्म्स नीडेड, ये डिस्कस नहीं किया। लेबर रिफॉर्म्स क्या क्या चाहिए टू मेक देम एंटरप्राइजिंग। लेबर रिफॉर्म्स कौन कौन सा होना चाहिए आप बताइए। ये दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, लेबर रिफॉर्म्स। एंड वन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया इज आल्सो लेबर रिफॉर्म, और इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी लेबर रिफॉर्म में है, और गरीबी को भी आप लेबर रिफॉर्म से ही जोड़ सकता है। लेबर रिफॉर्म क्या क्या होना चाहिए बताइए। दिस विल हेल्प यू इन जीएस ऑल्सो। व्हाट आर द लेबर रिफॉर्म्स नीडेड? सर देयर स्किल डेवलपमेंट। दैट इज नॉट, वो तो रिफॉर्म नहीं है ना। स्किल डेवलपमेंट तो एक ये है, लेबर रिफॉर्म तो गवर्नमेंट लाएगा ना रिफॉर्म। स्किल डेवलपमेंट भी हो भी सकता है, पता नहीं, इनडायरेक्टली एक रिफॉर्म ही है, पर वो लेबर रिफॉर्म नहीं है। जब क्वेश्चन आएंगे तो वो नहीं लिखना है। सर फ्लोर वेज, एक बेसिक वेज फिक्स ना रहना कितना है अभी बेसिक वेज कितना है? मिनिमम वेज कितना है अभी? मिनिमम वेज It varies, sir, वन state to state. पर 18,000. मिनिमम, नहीं 178 रुपीज पर डे मिनिमम वेज अभी भी इतना है। और लेबर मिनिस्ट्री का एक कमिटी ने रिकमेंड किया है कि मिनिमम वेज शुड बी 375, पर गवर्नमेंट इसको 4-5 साल से इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है। क्यों? लेबर मिनिमम वेज रेट इज 178 रुपीज इन इंडिया, और the one of the committee of Ministry of Labor they recommended that it should be made 375, लेकिन 4 साल से इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। क्यों? गवर्नमेंट क्यों लेबर रिफॉर्म्स मिनिमम वेज क्यों नहीं ये करता? जैसे कि यूएस में इतना एक आदमी का पर डे का मतलब 1500 से भी ज्यादा है, वो 2000 से भी ज्यादा है
मिनिमम वेज। एग्जैक्टली हमको पता सर नहीं है, पर क्योंकि मे भी हमारे सर प्राइवेट सेक्टर अपोज कर रहा है इसलिए। हाँ, मैं भी मतलब सियोरिटी से बोलिए। ये भी आपका और पॉइंट सर ठीक है, लेबर इज ए स्टेट सब्जेक्ट। पर सर लेबर इज मेजॉरिटी स्टेट सर सब्जेक्ट होने से भी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर तो है ना हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का, और लेबर स्टेट सब्जेक्ट कहाँ है? लेबर तो कंकरेंट है मेरे ख्याल से। ओके सर। फैक्चुअली राइट होना है, क्योंकि आप देखिए पीसीएस के थ्रू लेबर कमिश्नर अपॉइंट होता है, पर यूपीएससी भी लेबर कमिश्नर अपॉइंट करता है। तो जब ये दोनों का सब्जेक्ट होगा तभी तो दोनों लोग अपॉइंट करेंगे। फैक्चुअली रॉन्ग नहीं होना है, बताइए। सर इनविजिबल वर्कर्स लेबर्स हैं ज्यादातर। इनफैक्ट मेजॉरिटी जो इनमें से विमेन है जो इनविजिबल उनको माना जाता है, तो प्रॉपर डेटा नहीं है एक तो वर्कर्स का भी, सेंसस हम्म भी नहीं हुआ है, हम्म। नहीं, माइग्रेंट वो वर्कर्स इन मिनिमम सबको। वेज, नहीं वो आप जो बोला वो तो सारा फैक्ट है, पर मिनिमम वेज जो है वो गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर रहा है? इंडिया जैसा कंट्री में, इतना गरीब कंट्री में, इट इज सच ए पुअर कंट्री। क्योंकि गवर्नमेंट को लगता है ना, जो भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो सिर्फ चीप लेबर की वजह से ही आ रहा है। इसीलिए गवर्नमेंट जो है वो लेबर रिफॉर्म को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है, 378 भी नहीं दे रहा है। क्योंकि हाँ, ज्यादातर आप जगह में प्राइवेट में देखेंगे किसी का सैलरी 6000 पर मंथ है, 6500 पर मंथ पे, उसमें उसका क्या लाइफ होगा? कुछ नहीं होगा। और दूसरा चीज ये, इसीलिए ना कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को हम लोगों ने कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया इंडिया में। पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का बहुत सारा रोल है इंडिया में कम्युनिस्ट का। एक तो वो लोग हॉलीडे सैटरडे संडे उनकी वजह से ही आया है। जो वुमेन को चाइल्ड केयर लीव मिलता है 2 साल का सेंट्रल गवर्नमेंट में, 22 मंथ्स का, वो भी उनकी वजह से आया है। एक वर्किंग एनवायरनमेंट इजिली फायर नहीं किया जाए, वो भी उनके वजह से आया है। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का भी बहुत सारा कॉन्ट्रीब्यूशन है कि लेबर को भी कुछ राइट देना है। तो ये है कि हम लोग हर चीज को आउटराइटली रिजेक्ट कर दे रहे हैं। तो मिनिमम वेज इसलिए नहीं आ रहा है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, और जितना भी एप्पल जितना भी अपना कंपनी इंडिया में स्टेब्लिश कर रहा है वो सिर्फ चीप लेबर की वजह से वो इसलिए कर रहा है, बाकी कुछ नहीं। और एक लेबर रिफॉर्म, जैसे मिनिमम वेज आपको देना है कि 178 रुपीज से हम लोग इसको 375 करना है। और एक लेबर रिफॉर्म इंडिया में ये चाहिए कि जो भी कंपनी 100 एम्प्लॉय से ज्यादा एम्प्लॉय 100 इंडिविजुअल से ज्यादा एम्प्लॉय करता है, उसको वो सबको रिमूव नहीं कर सकता है। तो इंडिया में जितना भी कंपनी है, मोर देन 95% इंडिया का कंपनी वो है जहां पे 100 लोग से कम एम्प्लॉयमेंट है, ताकि वो लोग इजिली हायर एंड फायर कर पाए। तो ये भी एक रिफॉर्म नीडेड है कि हम लोग ये 100 का जो सीलिंग है इसको बढ़ा के 500 या 1000 करना चाहिए। तो कंपनी क्या करता है, अगर एक्सपांड हो रहा है तो 100 एम्प्लॉय से काम नहीं चलेगा, 1999 एम्प्लॉय से काम नहीं चलेगा, तो वो अपने अपने किसी और रिश्तेदार के नाम से दूसरा कंपनी बना लेता है, उसके नाम से रजिस्टर कर लेता है, फिर वहां में 80-90 एम्प्लॉय करता है। फिर वो कहीं और एक और नया कंपनी खोलता है, उसमें भी 80-90 एम्प्लॉय करता है। तो ये एक बहुत बड़ा हिंड्रेंसेस है कि हम लोग जो ये इजीली फायर नहीं करने के लिए, इजीली फायर करने के लिए हम लोग 100 से कम एम्प्लॉय करते हैं। और इंडिया में 95% जितना भी ये कंपनीज सब है वो लोग 100 से कम एम्प्लॉय करता है। तो ये भी एक, ये लेबर रिफॉर्म आप लोग का जीएस का टॉपिक है, एक ये सर भी होना चाहिए। सर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, स्टिल वी आर स्ट्राइविंग फॉर इट, नॉट ये येट। भी, ये भी एक लेबर रिफॉर्म है, इक्वल पे होना है। और एक और प्रॉब्लम ये है ना, एक टाइप से कुछ दिन के बाद से ये वोमेन का पार्टिसिपेशन लेबर फोर्स से पूरा खत्म होता जा रहा है इंडियन कॉर्पोरेट से। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है वो 20% के नीचे चला गया है। तो हम लोग वोमेन को भी वर्क फोर्स में लाना होगा, उसके लिए भी हम लोग रिफॉर्म करना होगा। मुझे पता नहीं वो कैसे करना है, पर वो करना होगा, क्योंकि हाफ ऑफ द पॉपुलेशन आर नॉन प्रोडक्टिव। ये भी एक बहुत बड़ा इशू है इंडिया। और इसमें जैसे आप लोग जो है टेलर, वेबर, ये सबको कनेक्ट करते हैं, तो इसमें आप महात्मा गांधी को कनेक्ट करेंगे। महात्मा गांधी ने बोला था कि हम लोग जो विलेजेस है उसको इंडिपेंडेंट रिपब्लिक बनाना है, ताकि मेल सेंट्रिक माइग्रेशन ना हो। अब मेल सेंट्रिक माइग्रेशन हो गया विलेजेस से, तो जो वोमेन लोग पीछे रह गया, वो लोग को ये भी एग्रीकल्चर भी देखना है, अपने फैमिली को भी चलाना है, तो वो लोग तो वर्क कर ही नहीं पाएगा ना बाहर।
तो इसका भी कारण यही है कि मेल सेंट्रिक माइग्रेशन है, वुमेन को बर्डन हो गया है, डबल yes sir, बर्डन हो गया। sir तो ये भी, feminization of agriculture होते जा रहा है, डबल बर्डन कम, हाँ, ये पॉइंट देना है। पिंक और कॉलर इसमें जॉब्स में ही उनका उनका पार्टिसिपेशन दिखता है ज्यादा। गुड, ये भी आपको देना है। तो ठीक है, हम लोग लेबर रिफॉर्म में क्या क्या डिस्कस करेंगे। एक तो मिनिमम वेज शुड बी इंक्रीज टू 365। दूसरा, हम लोगों को ये 100 एम्प्लॉय का जो क्राइटेरिया है उसको रिफॉर्म करके बढ़ाना चाहिए ताकि कंपनी का एक्सपांशन हो और रेवेन्यू जनरेशन हो। तीसरा, वुमेन का इक्वल पार्टिसिपेशन के लिए भी हम लोगों को कुछ एक्टिव रिफॉर्म लेना पड़ेगा। और एक किसी ने कुछ बताया था, वो भी डाल दीजिएगा। तो तो ये सब लेबर चीजें करने के लिए फिर हमें सिक्योरिटी इंश्योर करने की सबसे ज्यादा जरूरत है, इफ यू वांट टू इंक्रीज वुमेन पार्टिसिपेशन इन दीज सेक्टर्स, कॉर्पोरेट सेक्टर में। सिक्योरिटी तो ये करना है, वही तो सबसे बड़ा यस सर, इशू है। और एनफोर्समेंट की जरूरत है। हर सेक्टर में वुमेन का पार्टिसिपेशन नहीं हो पा रहा है। और एक और प्रॉब्लम ये है ना, अभी जो इतना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, तो वुमेन लोग मतलब पता नहीं वो कैसे हम लोग इसको उन लोगों को वर्क फोर्स में लाएंगे, क्योंकि मेल को भी तो मेल लोग भी अनएम्प्लॉयड होता जा रहा है, सब अनएम्प्लॉयड होता जा रहा है। चलिए, हमारा वो टॉपिक नहीं है, लेबर रिफॉर्म टॉपिक है, उसको आपको पता होना है। तो ये एक इशू है। तो सॉल्यूशन में हम लोग क्या देंगे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का? ऑटोनॉमी होना है। बताइए, आप लोग को सब पता है, ये बहुत इजी चैप्टर है। सॉल्यूशन क्या होना है, रिफॉर्म में क्या होना है हम लोगों का? वही चीज जो हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस किए उसी को रिफॉर्म में डालेंगे। ऑटोनॉमी देना चाहिए पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में। यहाँ पे आप एग्जांपल देंगे इसरो का। इसरो को हम लोग ऑटोनॉमी दिया है, तो वो इनफैक्ट एज गुड एज नासा हो गया है। और वो नासा का भी सैटेलाइट हम लोग पीएसएलवी से लॉन्च करता है। तो ऑटोनॉमी देने से हम लोग वी कैन क्रिएट मैजिक। और ऑटोनॉमी टू पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस पहला आपका पॉइंट होना है रिफॉर्म में। और एंटायर प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट शुड बी मेड ट्रांसपेरेंट। Process of appointment should be made transparent and it should be strictly on the basis of merit। और इसमें आप वेबर को दे सकते हैं, आप चाहे तो वेबर का मेरिट के ऊपर में है। एंड आर्टिकल 12 शुड बी अमेंडेड। आर्टिकल 12 में ये जितना भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है उसको स्टेट इम्यूनिटी मिलता है, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। और आर्टिकल 12 के अंदर में जितना भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज आएगा उसके पास, उसको सीएजी का ऑडिट होगा, उसको विजिलेंस आएगा, उसको सीबीआई आएगा। तो वो कभी भी इंडिपेंडेंट और अच्छा डिसीजन ले ही नहीं पाएगा। इसीलिए आप देखिए, जितना भी ये लेंसकार्ट और जितना भी नया नया कंपनीज बाहर आ रहा है, वो सब में मतलब पब्लिक सेक्टर का नहीं आ रहा है, क्योंकि वो लोग इतना इतना ज्यादा ड्रास्टिक स्टेप नहीं ले सकता है अपने आप को रिफॉर्म करने के लिए। और द गवर्नमेंट शुड हैव ए प्रॉपर एग्जिट पॉलिसी। मतलब जैसे कि अगर 100 के ऊपर एम्प्लॉयड है कोई एम्प्लॉय, तो वो कंपनी अगर डूब भी रहा है तो उसको वाइंड अप करने में बहुत ज्यादा टाइम चला जाता है। तो इसमें कुछ कुछ रिफॉर्म तो आया है, सिका एक्ट, ये सब में मैंने दे दिया है आपके नोट्स में। तो ये आप डाल दीजिएगा, द गवर्नमेंट शुड हैव ए प्रॉपर एग्जिट पॉलिसी। और गवर्नमेंट शुड क्लियरली डिफाइन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। अभी मैंने बोला है, डिसइन्वेस्टमेंट शुड बी डन ओनली फॉर टू फाइनेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर। और गवर्नमेंट जो वेलफेयर एक्टिविटीज में है उसको सफिशिएंटली कॉम्पेंसेट करना है। वेलफेयर एक्टिविटीज में जो जो परफॉर्म कर वेलफेयर एक्टिविटी परफॉर्म करने की वजह से जो लॉस हो रहा है, उसको हम लोग सफिशिएंटली ये करना है, कॉम्पेंसेट करना है। ये है। पर हम लोग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को डिफेंड करेंगे। आपको IIT IIM का एग्जाम्पल देना है, आपको एम्स का देना है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का देना है, इसरो का देना है, जितना भी ONGC, ये सब जितना भी ऑर्गेनाइजेशन है वो सब का देना है। और बताना है कि अगर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इफ proper autonomy is given to them, then they will compete with the best of the world, ऐसे करके दे देना। बस इतना ही है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में। हम लोग नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। और एक टॉपिक मैं और आप लोग से डिस्कस करना चाहता था कि इंडिया में इतना इनइक्वालिटीज क्यों है। ये भी एक टॉपिक है, आपको जीएस में लिखना है। व्हाई देयर इज सो मच इनइक्वालिटीज इन इंडिया। 10 मिनट है, उसमें हम लोग डिस्कस कर लेंगे। बताइए, why there is so much inequalities in India। इनइक्वालिटी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ऑक्सफैम का रिपोर्ट ये सब आया है, जितने भी रिपोर्ट आ रहे हैं उसमें इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट अनइक्वल कंट्रीज इन द वर्ल्ड। और रीजन क्या है, ये क्वेश्चन लिखना है आपको। फिर एक फैक्टर तो जेंडर गैप है। हाँ, ठीक है। और Sir, resources distribution. मतलब क्लियरली बोलिए, उससे क्या मतलब है रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन से?
आप यूपीएससी का ही रिजल्ट निकाल के देख लीजिएगा। जो लोग आपको देखेंगे, जैसे कि 900 लोग सेलेक्ट होते हैं, तो उसमें आईआईटी और आईआईएम का कितना है, एम्स का कितना है, अच्छे इंस्टीट्यूट का कितना है, और बीए फ्रॉम छत्तीसगढ़ कितना है, बीएससी फ्रॉम नागालैंड कितना है। तो जो एजुकेशन सिस्टम इतना इतना ज्यादा ये डिफरेंशिएट हो गया है कि एक जो है एकदम वर्नाकुलर लैंग्वेज में वो लेवल पा ही नहीं पाता है। वहां से कोई एक पास होता है तो वो पूरा न्यूज़पेपर में छाया रहता है, क्योंकि वो होता ही नहीं। तो एजुकेशन सिस्टम का जो गैप है वो भी एक बहुत बड़ा कारण है इनइक्वालिटी का। और लैंड रिफॉर्म, पहला पॉइंट आपका होना है लैंड रिफॉर्म। आप कोई भी गांव में जाए, कोई भी शहर में जाए, आप जब भी देखेंगे तो पर्टिकुलर कम्युनिटीज के लोगों के पास ही वहां पे दुकान होगा, वहां पे लैंड होल्डिंग होगा, सब ये सब होगा। तो लैंड रिफॉर्म नहीं हुआ इंडिया में, और अभी भी लैंड होल्डिंग वैसा ही है, कुछ पर्टिकुलर सेक्शन के पास ही सारा रिसोर्सेस है। तो ये भी इनइक्वालिटी का बहुत कारण है। और 2 महीने दे दिया, लैंड रिफॉर्म नहीं हुआ है, ये आपको लिखना है। और एजुकेशनल सिस्टम में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है। और सर रिलीजियस आइडेंटिटी एंड कास्ट आइडेंटिटीज भी एक फैक्टर है। ये नहीं एथनिसिटी। लिखेगा, ये रिलीजियस ये सब नहीं लिखेगा, ये रीजन है पर नहीं लिखेगा। जैसे मुस्लिम्स लोग इतना गरीब है इंडिया में, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से भी ज्यादा। उसका तो हिस्ट्री तो 1857 से शुरू हो रहा है। 1857 में जब रिवोल्ट हुआ था तो उसमें मुस्लिम्स पार्टिसिपेटेड बहुत ज्यादा हुआ था। तो उसके बाद यूरोपियन और ब्रिटिशर का पॉलिसी ये था कि इनको रिक्रूट नहीं करना है आर्मी और सिविल सर्विस में। तो वहां से ही डिग्रेडेशन शुरू हुआ। तो ये तो हम लोग नहीं लिखना है। और बताइए। करप्शन, करप्शन भी एक कारण है। जो भी गवर्नमेंट का बेनिफिट है वो पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए अवेलेबल है, बाकी लोगों के लिए नहीं है। करप्शन भी एक इशू है, बहुत ज्यादा है इंडिया में करप्शन। सर और क्रॉनिक कैपिटलिज्म। बहुत अच्छा पॉइंट, क्रोनिक कैपिटलिज्म, वही रिच बिकमिंग रिचर। और जब रिच बिकमिंग रिचर, तो आप लोग ये ना लिखे कि पुअर बिकमिंग पुअरर। पुअर बिकमिंग पुअरर नहीं हो रहा है, पुअर इतना अच्छे से ग्रो नहीं हो रहा है, पर रिच गेटिंग रिचर। ये बहुत गलत सेंटेंस हो जाता है कि पुअर बिकमिंग पुअरर। ऐसा नहीं है, सबके पास आज खाने के लिए है। इंडिया में 95% लोगों के पास खाने पीने के लिए है, एक पर्टिकुलर एक थोड़ा जीने के लिए है। पर ऐसा हम लोग लिखते हैं कि पुअर पीपल आर बिकमिंग पुअरर, ये गलत है। पुअर पीपल आर नॉट गेटिंग रिचर, बट रिच आर गेटिंग मोर रिचर, ये लिखना है। ठीक है। और यस वो सर। आपका ठीक है, क्रोनिक कैपिटलिज्म एक 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 पॉइंट है। और सर और एक क्राइम। और। सर crimes and drug abuse is also a factor. फॉर इनइक्वालिटी। हाँ सर, आजकल ज्यादातर यूथ आर इंडल्जिंग इन ड्रग अब्यूज। क्राइम रेट इज गेटिंग हायर एंड पर हायर। इस पे तो मैं आपको काउंटर ऐसे करूंगा कि जितना भी रिच क्लास के लोग हैं वो लोग तो ड्रग सबसे ज्यादा लेता है। अभी जितना भी वो सिप उप पकड़ा गया था वो सब तो रिच क्लास के लोग ही थे। तो जो इंडिविजुअल होता है उसको तो कुछ ना कुछ नया करना होता है। जैसे जिनके पास ये बाइक है उनको कार चाहिए, जिनके पास कार है उनको बीएमडब्ल्यू चाहिए, जिनके पास बीएमडब्ल्यू चाहिए उनको ड्रग्स चाहिए, जिनके पास ड्रग्स है कोकेन चाहिए। तो ऐसे करके रिच पीपल इंडिया में ज्यादा ड्रग्स लेता है। पुअर भी लेता है, पुअर का तो डिफरेंट टाइप ऑफ ये है। और पर रिच पीपल भी लेता है। तो ये इसको हम काउंटर कर सकते हैं आपका पॉइंट को, ये नहीं बोलिए। ओके सर। तो ये आप बोलना है ग्रोथ मोस्टली लेड बाय सर्विस सेक्टर। तो सर्विस सेक्टर का एम्प्लॉयबिलिटी इज वेरी लेस, बहुत कम लोगों को एम्प्लॉय कर रहा है। और जो लोग हाईली स्किल्ड है उनको ही एम्प्लॉय कर रहा है। तो जब सर्विस सेक्टर जो है वो ग्रोथ को कैटेपल्ट करता है, तब उसमें बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं क्रिएट होता है। आज भी देखिए सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूशन जो है वो 65% है, पर एम्प्लॉयमेंट में तो बहुत कम है, अभी भी 50% एग्रीकल्चर में ही है। तो ये भी एक रीजन है, ग्रोथ लेड बाय सर्विस सेक्टर। और सर डिजिटल डिवाइड। हाँ, वेरी गुड पॉइंट, डिजिटल डिवाइड। इससे एक अलग कास्ट सिस्टम क्रिएट हो रहा है, जिसके पास डिजिटल फैसिलिटीज है और जिसके पास नहीं है। हाँ ये सर, क्वेश्चन। लैक ऑफ स्किल डेवलपमेंट इस साथ हाँ, में। लेक ऑफ स्किल डेवलपमेंट, ये सही है, गुड पॉइंट। तो जब आप लोग ना आंसर लिखते लिखते आपका ऐसा ये हो जाएगा कि आप कोई भी क्वेश्चन के आंसर लिख पाएंगे अगर थिंकिंग अच्छा हो तो। तो जब आप मेंस लिखने जाए तो आप
इस टाइप का आप लोग डेवलप कीजिए। इसलिए मैं डिस्कस कर देता हूँ आप लोगों के साथ टॉपिक कि क्यों उसका रीजन है, क्या सोल्यूशन है, क्यों उसका रीजन है, क्या सोल्यूशन है। इसी फॉर्म में लिखेंगे, देन यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो। और सिंपल आंसर लिखिए, और ये इस टाइप का चीज बना के रखिए। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से करने से आपका ज्यादातर पेपर 2, पेपर 1 ये सब अच्छा हो जाएगा। और क्योंकि वहां पे जाके आपको ये वहीं पे क्वेश्चन पढ़ के वहीं पे आंसर ये करना, एक्सटेम्पोर करना होगा राइटिंग में। तो ये सब पॉइंट आपके पास रहेगा तो ये सब जगह आप लिख पाएंगे। और आप लोग का प्रीलिम्स का कैसा चल रहा है? आप लोगों ने नोटिफिकेशन पढ़ा है ना? नोटिफिकेशन में लिखा है इन ऑर्डर टू राइट मेंस यू हैव टू क्वालिफाई प्रीलिम्स। वो अभी आया नहीं है नोटिफिकेशन, उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और प्रीलिम्स का अच्छे से फोकस कीजिए। और कोई इशू हो तो मुझे बताइए ना। तो आज का क्लास इतना ही है। Yes, नेक्स्ट डे sir, we हम, need a class regarding prelims हाँ, एक from एक your और side. क्लास मैं ले लूंगा। एक और क्लास ले लूंगा मैं प्रीलिम्स का। मतलब Yes. मेरा फोर्टे प्रीलिम्स ही है। प्रीलिम्स ही मैंने कम से कम 50 लोगों को पास कराया है। पबेट में ये फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूँ, तो मैं थोड़ा सर आप। जैसे अभी 5 मंथ्स ही बाकी है, तो क्या हम्म, कर सकते हैं प्रीलिम्स को और उसके साथ इंटीग्रेटेड मेंस का थोड़ा प्रिपरेशन या ऑप्शनल थोड़ा खत्म कर दे, तो ऐसा हाँ, बस थोड़ा बहुत ऑप्शनल। शेड्यूल भी नहीं बैठ पा रहा है। पर आपने प्रीलिम्स का क्वेश्चन आप लोगों ने तो देखा होगा, आपको तो पता चल सर ही गया अटेम्प्ट होगा भी कि। दिया है, इसके पहले अटेम्प्ट भी दिया है, बट प्रीलिम्स नहीं हो पाता है तो फिर आगे का बढ़ के कोई मतलब ही नहीं है। नोटिफिकेशन फिर में बोला ना, उसमें लिखा हुआ है। हाँ हाँ। सर, वही हो जाता है ना कि जब तक प्रीलिम्स ही नहीं निकल रहा है, फिर हम कितनी भी मेहनत कर रहे हैं, अगर मेंस लिखने नहीं मिला तो फिर कोई हम्म सेंस नहीं बनता, और फिर वो प्रीलिम्स का एक डर सा भी है अभी मन में। हम्म। वो डर सा है, वो उसको ही निकालना है। पता है आपको, अगर प्रीलिम्स आप लोगों का अच्छा हो गया तो आज नहीं तो कल यूपीएससी निकलेगा। प्रीलिम्स अगर अच्छा, वो जुनेद अहमद जो रैंक 3 था मेरा दोस्त, उसका प्रीलिम्स बहुत अच्छा था। तो वो एक बार फेल हुआ, 2 बार फेल हुआ, 3 बार फेल हुआ, पर चौथी बार उसका निकला, फिर 5वीं बार 3 रैंक आया। तो प्रीलिम्स में आप लोग एक्सपर्ट होना है। और प्रीलिम्स में एक्सपर्ट होने के लिए आपको बस फैक्ट्स एंड डेटा बहुत ज्यादा होना चाहिए, और अटेम्प्ट सर भी वो अच्छे से कैसे हो करना चाहिए। पाएगा? हम मतलब इस होगा। पे एक क्लास ले सकते हैं सर कि कैसे क्या करें इस बारे में ना, क्योंकि ठीक है, प्रीलिम्स का ही डर है सर। ठीक है, कल तो पीवाईक्यू होगा। परसों मैं एक चैप्टर आप लोग को पढ़ाऊंगा, वो जो सैलिएंट फीचर्स वाला है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म वाला, वो मैंने रखा है। उसके बाद वाला दिन में मैं प्रीलिम्स का लूंगा। आप लोग सब ठीक है। रहेगा, 1-to-1 Yes. डिस्कस करेंगे, हम लोग 1-to-1 डिस्कस करेंगे। Yes, ठीक sir. है। जी क्योंकि सर। सर जनवरी स्टार्ट हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो जाएगा, तो उससे पहले प्रिपेयर्डनेस एक जरूरी चीज हो जाएगी प्रीलिम्स के हम्म माइंडसेट में घुसने के लिए, हम्म, मेंटली इनटू द प्रीलिम्स। वही। तो उसकी और वजह से आपसे सर पहली क्लास में जो जनवरी के स्टार्ट से पहले, तो फिर वो अच्छा हो जाएगा। ठीक है, फिर परसों परसों लेते हैं। कल तो आप लोग का पीवाईक्यू होगा, ध्रुव सर लेंगे। जी। जी परसों सर। और प्रिंस सर भी होंगे लाइन में। प्रिंस सर है क्या? और नहीं, वो नहीं है शायद। तो वो आप ये कीजिएगा, परसों जो क्लास होगा उसमें 2022 का पेपर और 2021 का क्वेश्चन पेपर अपने पास रखिएगा। ठीक है। ओके उस सर। दिन उस दिन एक अच्छा सर क्योंकि सेशन जो होगा। ये 1 पेयर ओनली, 2 पेयर ओनली या असर्शन रीजनिंग वाले जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, हाँ उन्हें कैसे टैकल करना है हाँ हाँ, वो हो गया सर वो अभी। सारे बताऊंगा, मैं सारे बताऊंगा। उसी में आप लोगों को मजा आएगा प्रीलिम्स वाले में। तो आप 2022 और 2021 का ए सेट आप लोग सब अपने पास रखेंगे। परसों मैं लूंगा प्रीलिम्स का क्लास। और ठीक सर, है। ओके हाँ सर। सर, और ये भी बता दीजिएगा कि कौन सी टेस्ट सीरीज वगैरह क्या लेनी है, क्योंकि अब ठीक है। कोचिंग्स वगैरह ने निकालना भी स्टार्ट कर दिए। पर टेस्ट सीरीज मैंने कभी लगाया है नहीं कोई, तो उसका मुझे आइडिया नहीं है। पर मैं जो जो बताऊंगा वो आप कीजिएगा, क्योंकि मैंने तो इंडिया के मतलब सारे एग्जाम पास किए ना, ऑब्जेक्टिव वाले। तो मुझे वो उसका पता है, ऑब्जेक्टिव कैसे प्रिपेयर होना है। वो मैं आपको परसों बताऊंगा। पर टेस्ट सीरीज आप लोग खुद डिसाइड कर लीजिए। विजन है ठीक इसका अच्छा ही होता है, बाजीराम को कभी छूना नहीं चाहिए। 30 बाजीराम राम का मैं 1-2 बार किया तो 30 मार्क्स आए थे 200 से। और मेरे मतलब 100 से कम नहीं आते हैं। तो वो सब कोचिंग वाला लोग थोड़ा मिसगाइड ज्यादा करता है। पर एक तो टेस्ट लगाना ही चाहिए। और है। लोगों को, हम लोग तो थोड़ा एक्सपीरियंस सर है तो हमें फोरम जरूर। आईएएस के बारे में क्या ओपिनियन है आपका? मैंने ऑलरेडी फोरम आईएएस ज्वाइन कर रखा है क्योंकि। आप हमको क्वेश्चन भेजेंगे तभी मैं बता पाऊंगा कि ठीक है उनका सर, क्वेश्चन का ठीक है क्या सर। लेवल है।
मैं क्वेश्चन आप पर्सनली बिल्कुल आपसे बात करती हूँ इस बारे में। ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर आज के लिए इतना ही। गुड नाइट। और फिर हम लोग मिलेंगे। थोड़ा बहुत तो बेनिफिट हुआ होगा आज। यस सर, यस बहुत सर। मिलता है। हाँ, Yes, sir. ठीक है, थैंक ठीक यू है, सो मच ठीक है। सर। गुड नाइट। गुड नाइट। थैंक यू। गुड नाइट। Good night. गुड नाइट सर।